नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। भारत में एक सेटल्ड इंसान की एक पहचान होती है कि उसका अपना एक घर जरूर हो। हमारे माँ बाप, रिश्तेदार नौकरी मिलते ही सबसे पहले यही तो जोर देते हैं कि एक घर बनाओ। किराए के घर में रहने को हमारी सोसाइटी में एक मजबूरी माना जाता है, लेकिन इसके उलट दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसको उल्टे चश्मे से देखते हैं। दरअसल उनका ये मानना होता है कि घर खरीदने के लिए पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप जिंदगी भर रेंट पर ही रहें। शायद हो सकता है आप में से कई लोग इस इत्तेफाक ना रखते हों, ईएमआई के बोझ से दूर रहें और रेंट पर जिंदगी गुजारें। और इसे साबित करने के लिए उनकी अपनी कैलकुलेशन भी है। तो क्या कैलकुलेशन है ये, यही समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हर्ष रुंगटा। सर, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के इस खास पेशकश में। इनफैक्ट ये हो सकता है एक डिबेटेबल टॉपिक हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि घर खरीदना, एक फ्लैट में इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको देखा जाता है। ऐसा कई लोग मानते हैं कि हाँ, हमने फलानी जगह पर एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट वर्ड यहां पर जरूर आता है, लेकिन क्योंकि कई एक्सपर्ट से मानते हैं कि अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं माना जाता है। आखिरकार सवाल ये उठता है, क्या घर खरीदना निवेश नहीं है? दो चीज़ें हैं इसमें। घर खरीदना निवेश है कि नहीं, उसमें सबसे पहले ये एक चीज़ कहना ज़रूरी है कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप घर नहीं खरीद रहे हैं, आप लेंडिंग कर रहे हैं। आप बिल्डर को लेंड कर रहे हैं अगेंस्ट द सिक्योरिटी कि वो फ्यूचर में कभी तो आपको घर देगा। तो उसको हम घर में इन्वेस्ट करना बिल्कुल कतई नहीं कह सकते। बहुत ही जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है उसके लागू हो जाने के बाद, जो कि अगले साल लागू होगा, उसके बाद शायद सिचुएशन में थोड़ा फ़र्क हो। लेकिन आज की तारीख में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत ही जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट है, और उसे घर में इन्वेस्ट करना या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कतई नहीं कहा जाएगा। उसे आप कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एक सिक्योर्ड लेंडिंग है। आप एक प्रॉमिस के सामने, बिल्डर की एक प्रॉमिस है जो शायद वो पूरी करे, और उसके सामने आप उसे बकाया आप उसको लोन दे रहे हैं। लिटरली आई थिंक दैट इज़ इट। चूँकि उसमें रिस्क ज़्यादा है तो नेचुरली बिल्डर को प्राइस ऐसी रखनी पड़ती है कि अगर वो घर दे तो उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट है जी, घर में इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर रिस्क ज़्यादा हो तो नेचुरली आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन हाई होगी। तो मेरे ख्याल से अगर जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन में करते हैं वो ये समझ लें कि ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक रिस्कियर एसेट क्लास में कर रहे हैं, और उसमें अगर उनको रिटर्न अच्छा लगता है और समझ के कर रहे हैं तो खराब इन्वेस्टमेंट नहीं है। सोच समझ के कर रहे हैं जब तक बिल्कुल खराब इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर, हजारों लाखों लोग मेरे ख्याल से रोजमर्रा इन्वेस्ट करते होंगे, जिसको आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाए वो बेटर है। सिक्योर लेंडिंग आपने इसको एक टर्म दिया है। क्या आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल का जो टाइम है, जिस तरीके से हमने एक रियल एस्टेट सेक्टर में देखा है कि पोजेशन मिलने में देरी हो रही है, बिल्डर्स जो हैं वो हावी हो रहे हैं ग्राहकों पर, साथ ही अगर पोजेशन मिल भी जाता है तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती है कि फुल आपको उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। क्या आजकल के इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत से ही जिन लोगों ने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट कहना है गलत होगा? नहीं, अगर आपने जब इन्वेस्ट किया था तब अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब वो रेडी हो गया है तो अब वो घर हो गया है, अब वो रियल एस्टेट हो चुका है। लेकिन जिस समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उस समय वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बहुत रिस्की। और जैसा आपने कहा, मतलब ये कोई नई कहानी नहीं है, ये कोई एक एक्सेप्शन नहीं है। मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर में अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप खरीदते हैं तो जो बिल्डर आपको साल 2 साल की देरी में घर दे दे उसे तो अच्छा बिल्डर माना जाता है। बहुत लंबा देरी होना तो बहुत ही आम और मामूली बात है। उसको कोई ना कोई बहाने से रेट बढ़ा देना, आपकी एरिया को कट कर देना, एडिशनल फ्लैट्स बिल्ड कर देना, जो चीज़ें आपको ग्राउंड दिखाई गई थी उसमें एक और बिल्डिंग ठोक देना। आई मीन ये बहुत ही आम बात है। तो क्लियरली जो उस समय आपने इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो रियल एस्टेट नहीं है, बस ये समझ लीजिए। अगर वो समझ के कर रहे हैं
तो ऑब्वियसली शायद आपका रिटर्न अच्छा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोट अनकोट अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो फिर आप रेडी टू मूव घर में ही इन्वेस्टमेंट करिए, उसी को आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सही मायने में अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करें और अगर एक कोई निवेशक है जो इस वक्त हमें देख रहा है, जिसने शायद ऑलरेडी किया हुआ है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसे लगाए हुए हैं, या फिर ये उसका मानना होगा कि हाँ मेरा मन है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मुझे पैसे लगाने हैं, उसके लिए एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? आखिर इसके सही मायने आप कैसे बताएंगे? जो ऑलरेडी कर चुका है वो उसको तो मेरे ख्याल से ही हैज़ टू प्रे, उसको प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी इसने इन्वेस्टमेंट किया है वो फाइनली घर में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा नहीं है, कई पोजेशंस भी बिल्डर्स टाइम पे भी देते हैं, थोड़े बिल्डर्स, और देर सवेर शायद पोजेशन दे देते हैं। तो उसकी प्रार्थना यही रहनी चाहिए कि अब मैंने इसको रिस्की एसेट में किया है, जितनी जल्दी हो सके इसे भगवान जो है रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर दे, यानी उसका पोजीशन हैंड ओवर कर दे। ये भी आपसे जानना चाहेंगे सर कि निवेशकों के मन में हमेशा से बात रहती है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्या वाकई है? या अगर हम इसको अलग अलग पहलू में घेर के देखें, जैसा आपने ऑलरेडी समझाया, इसमें थोड़ा और क्लैरिटी हम चाहेंगे कि सेफ इन्वेस्टमेंट कब माना जाएगा, किन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स या किन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में अगर हम इन्वेस्ट करें तभी वो सेफ है, और कब वो उनके लिए एक सिक्योर लेंडिंग है? जैसे कहा, अंडर कंस्ट्रक्शन तो सेफ नहीं है, ये तो सभी लोगों ने मतलब कई लोगों ने करके देखा हुआ है, और हर आदमी ऐसे कई आदमियों को जानता होगा जिनका पैसा फंसा हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। अगर मोमेंट वो पोजेशन हो जाता है, उसके बाद अगर उस इन्वेस्टमेंट को हम देखें, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है मॉडरेट रिस्क का कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। क्योंकि अगर, और हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, घरों की बात कर रहे हैं, तो घर जो रेडी पोजीशन घर है वो कोई एक आध मार्केट्स को छोड़ देते हैं, रेडी पोजीशन घर बिक भी जाते हैं। आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप अगर थोड़ा सा भाव तोड़ दें तो आपका जल्दी बिक जाएगा, आप पकड़ के भी रखें तो भी आपका बिक जाएगा, मार्केट भाव में रीजनेबल समय में आपका चीज़ बिक जाता है। जो प्राइसेस उसकी होती हैं वो एक तरीके से कोई एक आध टाइम हम छोड़ दें, कोई पिछले 20 सालों में शायद 2-4 साल ऐसे आए होंगे जब प्राइसेस काफ़ी डिप हुई, बाकी अदरवाइज जल्दी से प्राइसेस डिप नहीं होती, स्टेडी रहती हैं, बढ़ती नहीं है, डिप नहीं होती, और फिर कभी कभी शार्प स्पर्ट होता है। तो रेडी होने के बाद उसे एक मॉडरेटली सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाना चाहिए, घर रेडी हो जाने के बाद। घर रेडी हो जाने के बाद, लेकिन हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है सर रेडी टू मूव इन घर, क्योंकि शायद उसको लागत उतनी ज़्यादा उसके लिए देनी पड़े। तो आखिरकार ऐसे में एक निवेशक मोटिवेट कैसे हो, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डेफिनेटली हर किसी के अपने एक तर्क हैं, क्योंकि हाँ इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी भी लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर लोगों ने निवेश किया है। अब जब उन्होंने निवेश कर लिया है तो वो अब इस पूरे प्लानिंग को आगे कैसे बढ़ाएं, उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? खैर ये तो ऐसे तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका क्या टाइप का प्रोजेक्ट है, किस में आप अटके हुए हैं। लिक्विडिटी बहुत ही पुअर होती है, यानी कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेचना चाहें तो 2 रीज़न से नहीं बेच पाते। एक तो नया ग्राहक आता भी नहीं है जल्दी से, और अगर आपका बिल्डर अभी भी उस प्रोजेक्ट में सारे बेचे नहीं है तो बिल्डर बेचना चाह रहा है, वो नहीं चाहता कि आप भी मार्केट में उतरें उसके कंपटीशन में या उसके कम भाव में उसको बेचें, तो वो कई अड़चने उसमें लगाता है। बिल्डर का एनओसी भी चाहिए रहता है अंडर दी ओल्ड लॉ, कई जगह पे उसका बिल्डर का एनओसी चाहिए, तो जो वो ऑब्वियसली नहीं देता या उसके लिए पैसे चार्ज करता है। तो मेरे ख्याल से अंडर कंस्ट्रक्शन में द ओनली रिकोर्स इज कि अगर एकदम ही कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, एकदम ही कुछ नहीं हो रहा है, तो आप जो बाकी लोग हैं जो खरीदे हैं सेम प्रोजेक्ट में, उसमें आप साथ में मिलके उसको कुछ एक्शन लीजिए।
अगर एक बैंक ने वो प्रोजेक्ट अप्रूव किया है तो सब लोग मिलके उस बैंक को अप्रोच करके कुछ साथ मिलकर कुछ करने का उसमें पॉसिबिलिटी है, वरना आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इम्प्रूवमेंट का। अब इसका एक और पहलू पे हम बात करते हैं सर, एक घर खरीदना और एक रेंट पे रहना। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं कि घर खरीद जरूर लिया है उन्होंने अपना, लेकिन उस घर को रेंट पे दे रखा है और खुद भी रेंट पे ले रहे हैं। क्या हम इसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तहत में मानेंगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर आपने घर ले रखा है तो एक चीज़ है, अगर आपने घर खरीदा है, और ये मेरा अपना मानना है, इसमें विवाद हो सकता है, कि जब आप घर खरीदते हैं उसमें खुद रहने के लिए, तो उसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, वो एक ज़रूरत की चीज़ है। जिस तरीके से अगर आप कोई महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं, उसको आप यूज़ करेंगे, उसकी रीसेल वैल्यू है, लेकिन क्या कभी आप बेचेंगे? हमारे जो सामाजिक परिवेश है उसमें ज्वेलरी बेचना कोई अच्छा नहीं माना जाता, तो नॉर्मली कोई जल्दी से नहीं बेचेगा जब तक बहुत ज़्यादा कोई आफत उसके गले नहीं आ जाए। उसी तरीके से जो जिस घर में आप खुद रहते हो, वो अगर आपका ओन्ड घर है तो उसको आप जल्दी से नहीं बेचोगे। तो एज फार एज मेरा ये मानना है कि उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मानना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर डिबेट हो सकता है कि क्या आपको वो घर खरीदना चाहिए जिसमें आप रहते हो कि आपको भाड़े पे रहना चाहिए, वो एक डिबेट किया जा सकता है। लेकिन जिस घर में आप खुद रहते हैं उसे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, ज़रूरत मानता हूँ। ज़रूरत है, लेकिन अगर आप जिस घर में आप जो घर आपने लिया है, ये दूसरा सिनेरियो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि आपने अपना घर रेंट पे नहीं दिया है, आपने घर खरीदा है और आप रेंट पे भी रह रहे हैं, तो आपका ईएमआई भी जा रहा है और आपका रेंट भी जा रहा है, ये मान लीजिए। तो ऐसे में जब आपका अपना घर हो जाएगा, उस लिहाज से आप ईएमआई भी दे रहे हैं, आप रेंट भी दे रहे हैं, तो वो कौन सा सिचुएशन आपके लिए बेटर होगा? क्योंकि दोनों ही तरफ से आपके पैसे तो जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बेटर नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर आपने एक घर खरीद के उसको खाली रखा हुआ है और उस पर ताला लगा रखा है, तो उस पर लोन ले रखा है, उस पर ईएमआई जा रहा है आपका, और दूसरी तरफ आप भाड़े पे रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो डेड इन्वेस्टमेंट हो गया। जो घर खरीदा आपने वो डेड इन्वेस्टमेंट हो गया। कई लोग ये करते हैं, क्योंकि मैंने घर खरीदा, उस पर जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है मुझे, तो मुझे टैक्स में फ़ायदा होता है। टैक्स का फ़ायदा आपके कॉस्ट को कम करता है। जब इंटरेस्ट डिडक्टिबल होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा आपको टैक्स के रिलीफ मार्फत थोड़ा सा वो कम हो जाता है। जेब से आप फिर भी पैसे दे रहे हैं, ये बहुत से लोग भूल जाते हैं। तो क्लियरली जो सिचुएशन आपने बताई कि आपने घर ले रखा है और उस पर कोई नहीं रह रहा है, बंद कर रखा, और आप खुद भाड़ा दे रहे हैं, फाइनेंशियल तरीके से उसे जस्टिफाई करना बड़ा ही मुश्किल है सर। क्योंकि हम यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, रेडी टू मूव इन फ्लैट्स की भी हमने बात कर लिया। अगर कोई प्लॉट भी लेता है, उसको कल को इसमें घर बनाना है, और वो खुद भी एक रेंट की प्रॉपर्टी में रहता है, रेंटेड घर में, फ्लैट में रहता है, इसको किस लिहाज से देखेंगे? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ये सिनेरियो कहां पर फिट होता है? अगर प्लॉट लेके खुद घर बना रहा है तो इट इज़ अ सेल्फ कंस्ट्रक्शन हाउस। तो जब बन जाएगा वो, तब तो उसको बनाना चाहिए कि नहीं, आई थिंक वो भी एक डिबेट आप कह रहे हैं करना है कि क्या आपको अपने घर में आपने जो कहा कि प्लॉट खरीदा, उस पर घर बना लिया, तो ऑब्वियसली जब बन जाएगा तो आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। आई एम प्रिज्यूमिंग कि दैट इज आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लिमिटेड पीरियड है, 3 ईयर पीरियड, 2 ईयर पीरियड, जितना भी टाइम लगेगा आपको घर बनाने में, वो एक उसका जो रेंट दे रहे हैं वो उसको आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जोड़ लीजिए, उसके बाद तो आप अपने घर में शिफ्ट हो ही जाएंगे। तो ऑब्वियसली दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन अ हाउस। तो वो इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। अब एक और अगर थोड़ा सोशल पहलू पे है, क्योंकि हम फाइनेंशियल पहलू की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से सही कदम माना जाता है कि हाँ एक खुद का घर हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप सिर्फ अपने लेने, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी घर बनाते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इस सोशल प्रेशर को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक माइंडसेट है कि हाँ घर खरीद लिया और उसमें इन्वेस्ट कर लिया है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है।
ये आपने एकदम सही कहा कि आज एक डिबेट चल रहा है, फाइनेंशियल सर्कल्स में भी ये डिबेट चल रहा है कि अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल रूप से देखें तो अगर मैं रेंट पे लेता हूँ तो मैंने रेंट पे ले लिया, मैं रेंट दे रहा हूँ, और अगर मैं उस घर को खरीदता तो मुझे ईएमआई देनी होती, और लेकिन उसका एप्रिसिएशन आफ्टर 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स वो एप्रिसिएशन की वैल्यू मुझे मिलती। तो उसके बजाय मैं यहाँ रेंट दे रहा हूँ। अगर आप कैलकुलेशन करें कि आप रेंट ले लें, रेंट से भी आपको फ़ायदा होता है, टैक्स में आपका एचआरए में छूट मिल जाती है आपको, और जो बैलेंस अमाउंट है आपकी उसको अगर आप से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो, एंड अगर इस इन्वेस्टमेंट को देखें जो आपने खरीदा है, उस इन्वेस्टमेंट को देखें, उसकी कोई एक वैल्यू ले लें कि अगर 8% से वो हर साल बढ़ता है, ये सारे कैलकुलेशंस अगर आप करेंगे तो टिपिकली आप पाएंगे कि रेंट करना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, इन कैलकुलेशंस में दो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। पहली बात, जो बचत होती है बिटवीन द जो इन ईएमआईज देनी है और रेंट आप जो कम दे रहे हैं, क्योंकि रेंट करीबन 2% चल रहा है, वैल्यू का 2% चल रहा है, ईएमआई आपकी वैल्यू की साल में करीबन चली जाएगी 12%, तो जो 10% का फ़र्क है वो अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, उसको खर्चा कर देंगे, तो उसमें रिटर्न आने का कोई सवाल ही नहीं। सो दैट इज़ वन, एक फोर्स्ड सेविंग हो जाती है खुद का घर खरीदने से, जो शायद न हो अगर आप रेंट पर रहें। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपने जिक्र किया कि एक हमारा सामाजिक परिवेश ऐसा है कि अगर आपने घर नहीं खरीदा, आपने तो फिनेंशियल कैलकुलेशंस करके नहीं खरीदा, लेकिन आपके जो परिवार वाले हैं, आपके स्पाउस, आपके जो इन लॉज हैं, वो सोचेंगे कि इसके पास पैसा ही नहीं है, ये इसकी मजबूरी है रेंट के घर में रहने की, इसकी ये समझदारी नहीं है, ये मजबूरी है। और ये जो सोशल प्रेशर है, इसका भी एक बहुत बड़ा जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, इसका बहुत बड़ा कॉस्ट है जी। और खरीदने से अगर ये साइकोलॉजिकल कॉस्ट कम हो जाता है, चाहे आप लोन लेके खरीदें, लेकिन खुद का घर खरीद के उसमें रहने का जो एक बेनिफिट है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, एब्सोल्युटली, दैट बेनिफिट का जो फिनेंशियल एडवांटेज है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि जहां तक खुद के घर का सवाल है, कैलकुलेशंस में न पड़े, खुद का घर खरीदना हो, कैलकुलेशंस में न पड़े, आपने सिटी नक्की कर ली कि इस सिटी में आपको रहना है, डाउन पेमेंट के पैसे हैं, एक रीजनेबल वैल्यू 4 to 5 टाइम्स आपकी जो इनकम है उतने का वैल्यू का घर आपको खरीद लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस किए बिना। सर, इनफैक्ट एक पैटर्न के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या वजह है कि लोग इक्विटी मार्केट में तो बड़े एक्टिव रहते हैं, शेयरों पर भी नजर रखते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, लेकिन फ्लैट अगर एक बार ले लिया तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो भाव पर नजर रखते हो, बस इंतजार करते हैं कि इसका पोजीशन कब मिल जाए, यहां पर कोई ट्रैकिंग नहीं होती है। हाँ जी बिल्कुल, ये एक एसेट का नेचर है, इलिक्विड एसेट है, जल्दी से बिकता नहीं, रोज भाव नहीं आते, शेयर मार्केट के रोज भाव आते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदा तो रोज का एनएवी आता है आपका, इसलिए लोग ध्यान रखते हैं, चूंकि भाव आता है इसलिए लोग ध्यान रखते हैं। मार्केट का, आपका मकान का कोई भाव नहीं आता, इसलिए लंबे समय तक रह जाता है। बेचना थोड़ा पेचीदा है, एकदम सिंपल नहीं है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए प्राय रह जाता है। और इसकी वजह, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक ब्लॉक इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विटी शेयर आप 5,000 रुपये में भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो कर ही सकते हैं, इवन डायरेक्ट इक्विटी में भी आप कम अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि फ्लैट लेने जाएंगे तो गरीब से गरीब आदमी का भी फ्लैट 5 लाख 10 लाख का फ्लैट हो जाता है, जो उसके लिए बड़ी अमाउंट है। जो भी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से जो भी आप घर खरीदेंगे वो अमाउंट सब्सटेंशियल होती है, और चूंकि वो लंबे समय तक रहती है, जैसे अगर उदाहरण के तौर पे लोग कहते हैं कि एक रियल एस्टेट के बारे में कहावत है कि हज़ारों में इन्वेस्ट करो और करोड़ों में वापस लो, लेकिन जब इस कहावत के अंदर हम जाते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर हम पूछते हैं तो पता चलता है कि हज़ारों में इन्वेस्ट किया था 40 साल पहले, आज 1 करोड़ रुपए हो गए 40 साल बाद, और उसमें जो ब्याज की दर का अगर हम कैलकुलेशन करें
तो लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट में वही जो एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है 8, 9, 10%, दैट इज फॉर लो रिस्क जो रेडी घर है उसके लिए। चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, हाई रिस्क असेट होता है, वो उस 3-4 साल में जिस दौरान कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है जी, उस समय आपको हाई रिटर्न मिल सकता है अगर वो रेडी पोजीशन हो जाए। नहीं होता है तो आपके पैसे अटक जाते तो हैं। इनफैक्ट इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी, आपको लगता है रेरा के आने के बाद ये सिचुएशन थोड़ी बदलेगी और जिसको आप हाई रिस्क बोल रहे हैं वो थोड़ा बहुत मॉडरेट रिस्क या लेस रिस्क में कन्वर्ट हो सकता है? एकदम सही कहा आपने। एटलीस्ट पेपर पे तो यही लगता है कि रिस्क कम हो जाएगी जी, और अगर वाकई में ये रिस्क कम होगी तो ये मेरा मानना है कि रिटर्न भी कम हो जाएगा। आज रिटर्न अंडर कंस्ट्रक्शन में हाई इसलिए है कि रिस्क हाई है जी। अगर रिस्क एक्चुअली कम हो जाती है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के प्रॉपरली लागू होने से, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के भाव बढ़ जाएंगे और जो आज गैप है अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी प्रॉपर्टी इन द सेम प्लेस, जी, वो गैप जो है बहुत ही कम रह जाएगा। जी, जी। थैंक यू सो मच हर्ष रुंगटा हमारे साथ इस टॉपिक में बातचीत करने के लिए मनी गुरु के। तो फिलहाल आज के इस शो में बस इतना ही। अगली बार लौटेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।